गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 8 लेकर के आए हैं। लेसन का नाम है जामुन का पेड़, यानी कि जामुन का पेड़। और इसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र जी का जीवन परिचय हम जानना चाहेंगे। उनका जन्म हुआ, नाम कृष्णचंद्र जी, नाम उनका 1914 में हुआ। स्थान पंजाब में जिला गुजरातकला के वजीराबाद गांव में। इनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए 1930 में लाहौर चले गए। वहां से शिक्षा लेने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। कार्यभार इन्होंने फिल्म जगत से जुड़कर अपना कार्यभार संभाला। इनको सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। रचनाएं, ये एक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कहानियां हैं आईने के सामने, महालक्ष्मी का पुल। उपन्यास, मेरी यादों के किनारे, कागज की नाव, आसमान रोशन है, सड़क वापस जाती है तथा कबीर, ये इनके उपन्यास हैं। इनकी भाषा शैली हास्य व्यंग्यात्मक है। उर्दू के लेखक थे, लेकिन कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने भरपूर मात्रा में प्रयोग किया। इनके लेख में हास्य के साथ साथ व्यंग भी भरपूर मात्रा में है। और इनकी जो शैली है वो संवादात्मक है। जो कहानी है, कहानी को जो लिखा गया है वो संवाद के रूप में लिखा गया है। अब ये इनका जीवन परिचय था। इसके बाद हम आपको पाठ की समरी करवाते हैं। पाठ की समरी है पेड़, जामुन का पेड़, यानी कि जामुन के पेड़ की जो कहानी है उसको अभी पढ़ा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। जामुन का पेड़। एक रात को बड़े जोर की आंधी आई, यानी कि झक्कड़ आया। झक्कड़ कहते हैं आंधी को। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया और चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा, यानी कि रोने का मुंह बनाकर रह गया। बोला, मगर यह आदमी। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे, भला वह कैसे बच सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं। नीचे से दबा हुआ व्यक्ति बोला, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से करहते हुए कहा, जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और उस पेड़ को उठाने लगते हैं, परंतु वह पेड़ इतना भारी है
कि वह नहीं हिला। ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से बात करता हूँ। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास और डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, यानी कि मंत्री के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। देखिए कि एक व्यक्ति को निकालने के लिए कितने क्लर्क, कितने सेक्रेटरी एक लाइन लगाकर बंधे हुए। फाइल आगे से आगे चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले, यानी कि शासन के फैसले का, सरकार के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आता है। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन आता है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आता है कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए यह मामला, इस पेड़ को हटवाने का जो निर्णय है वो हमारा नहीं, वो जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर आती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है, हमारी नहीं है। कृषि विभाग पर लागू होती है तो व्यापार विभाग का इसमें एक संबंध कहाँ से बनता है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जब जवाब आया तब हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का पूरा हक रखता है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, यानी कि एक डिपार्टमेंट से होकर के दूसरे डिपार्टमेंट तक आपकी फाइल चल रही है। जैसा भी वहाँ से जवाब आएगा, निर्णय लिया जाएगा, उसी वक्त आपको इसके नीचे से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखा और कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर न गिरा। अगर कमर तुम्हारे कुल्हे पर गिर गया, अगर कमर पर गिरता तो तुम्हारी कमर यानी कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला और वो कराहता रहा, यानी कि दर्द की वजह से वो सांस लेता रहा। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, जहाँ पर इतने कट्टर लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग दयावान भी मिल जाते हैं, जिन्हें एक दूसरे के प्रति संवेदना प्रकट करनी होती है। दबे हुए व्यक्ति ने कहा, मैं लावारिश हूँ।
लावारिस की खबर सुनते ही सभी पास खड़े व्यक्तियों के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे इसके नीचे से निकाल लीजिए। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया और दूर खड़ा होकर सोचने लगा कि यह लाचार व्यक्ति, लावारिस व्यक्ति जो इसके नीचे दबा हुआ है, क्या इसका यह दुर्भाग्य है। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और पूरा व्यंग्यपूर्ण था। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी बन जान पड़ता है। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, तब देश में ऐसे सरकारी दफ्तर के सामने पेड़ हैं जिनको लोग काटने की सलाह देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ है। कमाल है, और वह भी जामुन का पेड़ जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं देती। अब क्या किया जाए। अब उसके आसपास खड़े व्यक्ति सोचने लगे। बहुतों को दुख भी हुआ, प्रकट किया, संवेदना भी प्रकट की कि किसी तरह दबा हुआ व्यक्ति बच जाए, लेकिन मामला फाइलों में उलझकर रह गया। अब क्या किया जाए। किसी एक मनचले ने कहा कि किया क्या जाए, यदि आप लोग इस पेड़ को नहीं काट सकते तो इस व्यक्ति को काट करके इसके नीचे से निकाल दिया जाए और बाद में इसकी सर्जरी करवा देंगे। तो यह बात सुनकर लोगों के चेहरे से रंगत उड़ गई। वो डर गए कि यदि व्यक्ति को काट करके निकाल दिया जाए तो क्या यह व्यक्ति जिंदा रह सकता है, और इसकी क्या गारंटी है कि सर्जरी के बाद ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। इतनी बात सुनकर वहां खड़े क्लर्क ने तुरंत सेक्रेटरी को कहा, मामला स्वास्थ्य विभाग को भेजने की कोशिश होने लगी, यानी कि फाइल तैयार होने लगी। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, हम इस आदमी को बीच में से काटकर इसके जो दो टुकड़े हैं वो अलग अलग कर दें। मगर नीचे दबे हुए व्यक्ति ने कहा कि मैं इस तरह मर जाऊंगा, मुझे मत काटो। दबे हुए व्यक्ति ने आपत्ति प्रकट की और कहा कि मुझे काटना नहीं, ऐसे ही इसके नीचे से निकाल दो। वह भी ठीक कहता है। एक क्लर्क बड़ा दुखी होकर बोला कि दबा हुआ व्यक्ति अपनी जान की परवाह करते हुए अपनी मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर रही है, तरक्की कर रही है। मैं तो समझता हूँ इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए और प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ दिया जाए। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और उस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची, जहां पर सर्जरी करने वाले डॉक्टर यानी कि सर्जन थे। जब मामला उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा, सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोला और टटोल कर देख कर कहा, उसका श्वास देकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़े की धड़कन देखी, करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये व्यक्ति बाद में जिंदा रहेगा। यदि मर गया तो क्या होगा। रात को माली ने दबे हुए व्यक्ति के मुंह में थोड़ी सी खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्टोरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी बड़ा दुखी था। एक आहा भर करके बोला, ये तो माना कि तगा फूल न करोगे, ये तो माना कि तगा फूल न करोगे, परंतु लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर
होने थे। तगाफुल कहते हैं विलंब, देर। दबे माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ। इसके दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में यह बात अफवाह की तरह फैल गई कि पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कवि है, शायर है। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में जब यह हवा फैली तो आदमियों के झुंड शायर को देखने के लिए पहुंच गए। इतनी भीड़ उमड़ गई, इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई। शाम तक गली गली से शायर जमा होने लगे। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला लिया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है और न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक प्रोग्राम डिपार्टमेंट विभाग जो होता है, उससे अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इसके नीचे से निकाल दिया जाए, इसको छुटकारा मिले। फाइल सांस्कृतिक विभाग यानी कि कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लिया। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने थोड़ा सा खींचकर कड़क स्वर में जवाब दिया। किस नाम से शोभित हो? उसने कहा, ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार भर में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा तो दबे हुए व्यक्ति ने जोर से कहा कि नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी ने जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई। एक इतना बड़ा महान व्यक्ति गुमनामी की गली में गुम हो गया। वह कहा, गुमनामी में नहीं, मैं इसके नीचे दबा पड़ा हूँ, कृपया मुझे इसके नीचे से निकालिए। उसने कहा, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग को रिपोर्ट दी। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया और यह लो अपना चुनाव पत्र। दबे हुए व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई चुनाव पत्र नहीं चाहिए, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालोगे तो तभी मैं समझूं। दबे हुए व्यक्ति ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा को झेल रहा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे हमने कर दिया। बल्कि हम तो यह कर सकते हैं, अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे देंगे, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर देंगे। अब देखिए विडंबना, जो काम मरने के बाद होते हैं वो जिंदा व्यक्ति के सामने ही डिक्लेयर किए जाते हैं, घोषित किए जा रहे हैं। अभी मैं जीवित हूँ, रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग कल्चरल से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवाज से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से नहीं, और यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया, अर्जेंट लिख दिया। शाम को माली ने आकर दबे हुए व्यक्ति को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक
सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रखना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचते हैं तो पेड़ काटने पर रोक लग जाती है। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था, इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने यहाँ लगाया था और अगर यह पेड़ काटा गया तो दो देशों की सरकारों के आपस में संबंध बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क जोर से चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए। दूसरे ने कहा, निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग एक पेड़ की फाइल उसके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और उन्होंने उस दबे हुए व्यक्ति को कहा कि सुनते हो। आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा पा लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। सेक्रेटरी ने ये बात 2-3 बार दोहराई, लेकिन नीचे दबा हुआ जो व्यक्ति था, जो कवि था, उसके हाथ को जब छू कर देखा तो उसका हाथ ठंडा पड़ गया था। आंखों की पुतलियां निर्जीव हो गई थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में आ जा रही थी, यानी कि उसके जीवन की ही फाइल पूरी हो गई थी। अब देखिए, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि एक व्यक्ति की जान की परवाह न करते हुए अंधा कानून किस प्रकार एक आदमी को मरने के लिए छोड़ता है और कैसे वो मर जाता है, लेकिन एक पेड़ को काटना तो दूर, उसको हटाने की भी कोशिश नहीं की गई। बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर एक करुणा जगानी चाहिए, हमें दूसरों के प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति संवेदना दिखाएंगे तो तब हम भी कामयाब हो सकते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ लेसन नंबर 8 जामुन का पेड़, इसके जो लेखक थे उनका परिचय करवाया और पाठ की पूरी समरी आपको करवा दी गई है। ये जो परिचय है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसकी समरी को याद करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि जो भी वीडियो आपके सामने आपको देखने पहुंचती है आपके पास, आप उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इसी आशा के साथ मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कल लेकर आऊँगी। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।